स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासों से पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीएलएड के सिलेबस पे कि क्या सिलेबस है, कितनी सब्जेक्ट है और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम क्लासों को कंटिन्यू करेंगे और सभी क्लासेस जो होंगी आपकी सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप होंगी, यानी टोटल आपका टॉपिक और संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्लास होंगी, यानी सिलेबस आपका क्या होगा, पूरा पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो पूरा पाठ्यक्रम वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ से क्या किया जाएगा, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पूरा सिलेबस चाहे जो सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ये आप प्रीवियस में देखे ही होंगे कि पिछली कक्षाओं में कैसा कंटेंट रहा है और आगे भी उसी तरह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सभी कक्षाओं से पहले हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस हम जान लेते हैं कि क्या क्या है आपके सब्जेक्ट में, क्या क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, तो उन पे हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं, पहले आपको एक सारणी दिखा देते हैं जिसमें आपको क्लियर मिल जाएगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, और उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट की एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में जानकारी आपको देंगे। ये आपका एक सारणी है और इस सारणी में आपको सब कुछ दिया गया है कि किस सेमेस्टर में कौन सा पेपर है और कितने नंबर का है। ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया था, सेकेंड सेमेस्टर भी लगभग उसी तरह है। तो अभी देखिए कि ये जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था, ये दो पेपर आपके मैंने बताया था कि 50-50 नंबर के हैं। सेकेंड में भी ये दोनों पेपर आपके 50-50 अंक के होंगे, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाने हैं। तो द्वितीय सेमेस्टर में क्या होगा, जहां बाल विकास था उसकी जगह पर आपको द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ना है। जहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, अब आपको पढ़ना है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो ये दो पेपर आपके हो गए, दो सब्जेक्ट आपकी डन हो जाती हैं 50-50 नंबर का। और इसका इंटरनल जो होता है वो भी 50 का होता है, इसका भी इंटरनल 50 का होता है। इंटरनल में 50 में 30 लाने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। वहीं अगर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बढ़ेंगे तो उसकी सब्जेक्टें आपको चेंज होती हुई मिलेंगी। अब हम आगे चलें तो हम बात करते हैं तीसरी सब्जेक्ट पे। अब आगे आपको सेम सब्जेक्टें मिलेंगी, सिलेबस आपका चेंज रहेगा। सेम सब्जेक्टें मिलेंगी, सिलेबस आपका क्या रहेगा, चेंज रहेगा। जैसे थर्ड नंबर सब्जेक्ट आपकी क्या है, साइंस है। थर्ड नंबर सब्जेक्ट आपकी क्या है, साइंस है। इसमें सिलेबस चेंज होगा, वही रहेगा, साइंस सभी सब्जेक्ट सभी सेमेस्टर में रहेगा। फिर आपके मैथ रहेगा, सभी सेमेस्टर में रहेगा। सामाजिक अध्ययन रहेगा, सभी सेमेस्टर में रहेगा। आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, 25 मार्क्स के, और ये फिर 50 अंक का होता है। फिर आपका हिंदी रहेगा, यहाँ पर 25 मार्क्स का होता है। फिर यहाँ पर आपको सेकंड और फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत की जगह पर अंग्रेजी पढ़ना है, और बहुत बेसिक अंग्रेजी आती, ज़्यादा टफ नहीं आती। जहाँ आप लोग कंप्यूटर शिक्षा पढ़ते थे, कंप्यूटर शिक्षा की जगह पे आपका समाज उपयोगी उत्पाद कार्य है, जो कि ये एक्सटर्नल पेपर नहीं होता, बाह्य परीक्षा इसकी नहीं होती है, इसकी आंतरिक परीक्षा ही होती है। ठीक है, इसकी आंतरिक परीक्षा ही होती है, इसकी बाह्य परीक्षा नहीं होती है।
तो ये आपका हो गया 8वां पेपर जो है आपका समाज उपयोगी उत्पाद कार्य। तो ये आपका बाह्य पेपर नहीं होता है, आंतरिक ही होता है। तो टोटल अगर आपसे बात करें तो ये हो गया आपका कितना पेपर, टोटल अगर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, 1 ये 2, बाकी इधर से काउंट कर लीजिए, 2 ऊपर हैं। तीसरी सब्जेक्ट आपको पता है साइंस होती, चौथी मैथ होती, 5वीं सोशल साइंस होती, छठी हिंदी हो गई, 7वीं अंग्रेजी हो गई। ये 7 पेपर आपके इसमें होंगे एक्सटर्नल में, और ये 8वां पेपर जो है वो आपका इंटरनल में होगा, समाज उपयोगी उत्पाद। ठीक है, बाकी सभी में जो 8वां पेपर होता है वो एक्सटर्नल ही होता है। ये शांति शिक्षा भी ये 4 सेमेस्टर में है, और 4 सेमेस्टर में 8वां पेपर क्या होगा, एक्सटर्नल ही होता है। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर 25 नंबर का भी होगा। तो ये आपका क्या हो गए, टोटल सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक, अब हम अगर बात करें, बाकी नीचे कोई जानकारी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे क्या है, जैसे कला है, संगीत है, शारीरिक शिक्षा है, ये सब कॉलेज स्तर पर चीज़ें होती हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। इंटर्नशिप आपकी होगी ही होगी बाहर। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका क्या है, पहला पेपर है। इसमें सरफरी निगाह से आपको दिखा देते हैं क्या क्या है, बाकी विशेष आपको इसकी जानकारी लेने की जो ज़रूरत है, जब क्लास होगी तो आपको उसमें क्लियर कराया जाएगा। इसमें देखिए पार्ट ए में यानी खंड का में प्रारंभिक शिक्षा है, और खंड खा में क्या होगा, भारतीय समाज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, खंड खा होगा। तो इसमें देखिए शिक्षा की संकल्पना और अर्थ, यानी प्राचीन शिक्षा और अर्चीन शिक्षा एवं उसके महत्व पढ़ना है। फिर शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भाषा में शिक्षा के उद्देश्यों का क्या प्रभाव रहा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी प्राचीन काल में क्या शिक्षा थी, गुरुकुल पद्धति चल रही थी, बौद्धकालीन शिक्षा थी, मध्यकालीन शिक्षा में मुगल कालीन शिक्षा थी, आधुनिक काल में यानी स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। फिर प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, भारतीय विचारक जो रहे उनके हिसाब से क्या शिक्षा पर जो भी उन्होंने बल दिया उन पर बात करेंगे। तो ये हमारी क्या थी, प्रारंभिक शिक्षा थी। और शिक्षा और समाज पे अब अगर हम बात करें तो देखिए शिक्षा और समाज का अंतर संबंध पूछा जा रहा है। शिक्षा के प्रभावी कारक जैसे परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य है, जनसंख्या है, इन सब की वजह से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है। शिक्षा और समाज परिवर्तन, समाज में कैसा परिवर्तन होता है शिक्षा के कारण, विद्यालय और समुदाय का संबंध क्या होता है, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या है, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जो हैं उनके बारे में देखना है हमें। कौन कौन से मुद्दे, शिक्षा और सार्वभौमिकरण, शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण, बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, अर्थ आवश्यकता, ये सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। तो ये आपकी पहली यानी पहली सब्जेक्ट हो गई। आपने देखा होगा थोड़ा इजी सब्जेक्ट लग रही, थोड़ा 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी आपको प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ही पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षा जो है उसको कैसे हम प्रारंभिक स्तर पर देखते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए क्या है प्रारंभिक शिक्षा, क्या है कि शिक्षा क्या है उसको हम कैसे देखते हैं, उसके लिए नियम कानून क्या है उस पर देखते हैं।
क्या प्रयास हो रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा, उन पे बात करें। तो ये देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। तो संविधान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन से ऐसे प्राविधान बने हैं उन पर हमें पढ़ना है, उसको हमें पढ़ना है। जैसे ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी स्तुतियाँ देखना है। यानी संविधान का कुछ पार्ट आपको यहाँ देखना पड़ेगा। कुछ पार्ट मतलब आप कुछ नहीं, बस वही आप चले जाइए, मान के चलिए 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 के बाद 45, यही दो, इतनी चीज़ें आप देख लेते हैं तो संविधान से जो भी है आपका वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी दिया गया बच्चों के बाल अधिकार, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगे। ये इतने आर्टिकल अगर संविधान के पढ़ लेते हैं तो। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट पढ़ना है, RTE एक्ट पढ़ना है, RTE एक्ट 2009 पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा में, तो कुछ यहाँ से आपको पढ़ना क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात शिक्षा पढ़ना है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड्स घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड कर्जन का योगदान, फिर आगे चल के कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992, और यहाँ ये भी हो सकता है कि 2020 भी पूछी जा सकती है। तो ये क्योंकि पुराना सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस नहीं है, क्योंकि अपडेटेड में मतलब ये पूछा जा सकता है, और तो पूरा वही आता है। बस ये है कि आपको यानी कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति है इसको भी थोड़ा पढ़ना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF पढ़ना है, 2005 का NCF पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसी से संबंधित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ये चीज़ें हो गई आपकी। यहाँ से आपको बार बार आपसे क्या पूछता है, टेट में या आपके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछता है। RTE एक्ट पूछता है 2009, ठीक है, तो इसको ध्यान में देना है आपको। अब हम बात करें और आगे बढ़ें तो प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं अगर हम देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ना है, सेवारत अध्यापक और विस्तृत अभिविन्यास पढ़ना है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन पढ़ना है, बेसिक शिक्षा परियोजना पढ़ना है, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पढ़ना है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कैसे करनी है, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है, ठीक। ये इतनी चीज़ें हो गई आपकी जो कि पढ़ना है। कस्तूरबा पढ़ना है, ECCE पढ़ना है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पढ़ना है, MDM पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो ये आपकी दूसरी सब्जेक्ट हो गई। तीसरी सब्जेक्ट अगर हम बात करें जो होगी हमारी, क्या होगी, साइंस होगी। तीसरी सब्जेक्ट क्या होगी, साइंस होगी। ये आपको पता है कि हमेशा तीसरी सब्जेक्ट साइंस ही होती है। तो इसमें देखिए साइंस में क्या है, वही छोटी छोटी चीज़ें, पृथ्वी और आकाश के बारे में यानी पूरा सौरमंडल पढ़ना है, फिर मृदा के बारे में पढ़ना है, फसल पढ़ना है, और उसके साथ साथ कार्य और ऊर्जा पढ़ना है। ये देखिए कार्य और ऊर्जा पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये दी गई हैं, इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। सरल मशीनें पढ़ना, जैसे उत्तोलक है, पेच है, घिरनी है, दैनिक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, ये सब पढ़ना है। जीवन की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन पढ़ना है,
फिर मानव शरीर में कंकाल, पेशियाँ, दांतों की संरचना, ये सब पढ़ना है। फिर भोजन में स्वास्थ्य, रोग, भोजन के पोषक तत्व, फिर तत्वों का वर्गीकरण, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ना है। यहाँ पर भी आपको पास पड़ोस में जो परिवर्तन हो रहे हैं भौतिक और रसायन, उनके बारे में पढ़ना है। अम्ल, क्षार, लवण पढ़ना है। पर्यावरण, प्रदूषण पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें आपको क्या करना है, विज्ञान में पढ़ना है। तो ये हमारी क्या हो गई, आपकी तीसरी सब्जेक्ट हो गई। अब चौथी सब्जेक्ट जो होती है हमारी क्या होती है, मैथ होती है। चौथी सब्जेक्ट हमारी क्या होती है, चौथी सब्जेक्ट हमारी क्या होती है, मैथ होती है। अब मैथ के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा कि जो मैथ का पेपर था वो थोड़ा डिफरेंस आया था। जो लेवल है मैथ के सिलेबस का वो थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन सिलेबस से ही था। एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिस्टरबेंस था, बाकी सब वही था, बस थोड़ा डीपली पूछा गया था, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसमें जो मैथ का पहला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ है गुणनखंड और भाग विधि द्वारा, और 3 संख्याओं, मैक्सिमम 3 संख्याओं तक पूछा गया है। तो मतलब एलसीएम और एचसीएफ कहा तो गया है 3 संख्याओं तक, पूछा कैसा भी क्वेश्चन जा सकता है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकेंड टॉपिक क्या है, वही जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, यानी सिंप्लीफिकेशन से आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था, सेकेंड में भी आएगा 1-2 क्वेश्चन। ये जोड़, गुणा, घटाओ, ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि इतने से इतने को जोड़िए, इतने से इतने से गुणा करिए, ये सब नहीं आएगा। इन संकेतों के द्वारा आपको सरलीकरण करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर आप चले जाइए तीसरे पॉइंट पे, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक और परमेय संख्याओं की अवधारणा पूछेगा, यानी आपसे एग्जाम्पल सहित आपको पूछ सकता है उसकी परिभाषा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं को जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। प्रतिलोम आपसे पूछेगा, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लेगा। फिर यहाँ पर आपका समीकरण आ जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन यही आप लोग मानते होंगे। रेखीय समीकरण एक चर में हल करना है इसको। व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसमीकाएँ पढ़नी है। फिर आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, धारिता पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, आयत के बारे में पढ़ना है, वर्ग के बारे में पढ़ना है, और कुछ बारंबारता संबंधित क्वेश्चन, कुछ बारंबारता संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सर्वांग समता और समरूपता से संबंधित पूछे जाएंगे, यानी त्रिभुज से संबंधित, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन, यानी ये आपके टॉपिक मैथ के हो गए, जो कि ये समझ लीजिए कि इस बार की मैथ फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा डिफरेंस नहीं, 60% डिफरेंस होगी, टफ होगी। 40% तो वही आपको मिल जाएगा लगभग, लेकिन 60% आपको यहाँ टफ मिलेगा। तो ये आपकी चौथी सब्जेक्ट। 5वें नंबर पेपर पे जो है हमारा सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। इस पे हम बात करें तो भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना पूछ रहा। प्रथम साम्राज्य की स्थापना में कौन कौन, जैसे मौर्यकाल होता है, फिर आप चले जाइए गुप्त काल में, गुप्त काल के बाद वर्धन वंश, ठीक है। तो ये 3 वंश आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर सामंत कालीन में जाएंगे जब आप, तो सामंत कालीन में आप राजपूतों का उदय पढ़ेंगे, राजवंश पढ़ेंगे, यानी जितने भी राजवंश रहे उस समय वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश रहे, वो चाहे चालुक्य रहे हो या फिर पल्लव रहे हो, चोल रहे हो, राष्ट्रकूट रहे हो, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये जितने भी राजवंश रहे इनके बारे में भी पढ़ना है। और उसके बाद आपको
अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में आगमन तुर्कों का, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद कासिम और महमूद गजनबी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर सल्तनत कालीन में आ जाइए। दिल्ली सल्तनत में आप जितने भी स्थापत्य कला रही हैं, चाहे वो गुलाम वंश का शासक रहा हो, तुगलक वंश का या खिलजी वंश का, इन सब के बारे में आपको पढ़ने हो। सारे टॉपिक आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। सल्तनत कालीन में उपलब्धियाँ जो भी रही, चाहे वो प्रशासनिक रही हो, चाहे वो सांस्कृतिक रही हो, कलात्मक रही हो, आर्थिक रही हो, चाहे जैसी रही हो, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये आपका तो ये पार्ट हो गया आपका हिस्ट्री का। फिर आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा यानी सौरमंडल के बारे में आपको पढ़ना है। पृथ्वी का स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको टोटल डिटेल से आपको पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, ज्योग्राफी है। ये नीचे भी दिया गया है। पवन के प्रकार, पछुआ हवा, ध्रुवी हवा, मानसूनी हवा, वायु दाब, तापमान, मृदा अपरदन, मृदा आच्छादन, अपक्षय, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्वार भाटा हुआ, जलधाराएं हुई, भंवर हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, उसकी हैं ज्योग्राफी की। तो ये आपका इतना, ये आपका क्या हुआ, इतना आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी से पढ़नी है। फिर अगर हम बात करें किस पे, तो हमारा संविधान जो है वहाँ से भी पूछा जाता है, यानी पॉलिटी से चीज़ें आपकी अच्छी खासी चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा खासा पेपर आता है पॉलिटी से, यानी संविधान से। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि संविधान का गठन, उनमें भूमिका, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है, उसकी प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन जहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। लगभग मान के चलिए पॉलिटी का जो मेन पॉइंट हो वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फिर आगे चलिए तो यहाँ पर आ जाइए आप इकोनॉमिक्स में। ये पूछ रहा है आपको इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में पूछ रहा है। तो ये बहुत सारा चीज़, इतना आपका क्या है, आपका सोशल स्टडी का पार्ट हो गया, एसएसटी का पार्ट हो गया। अब जो आपकी छठी सब्जेक्ट होगी वो होगी हमारी हिंदी, और सातवीं सब्जेक्ट होगी वो हमारी होगी क्या, अंग्रेजी। तो छठी सब्जेक्ट में हिंदी में आप लोग जानते हैं बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ क्या होता है, वो बेसिक ही हमें टफ क्वेश्चन दे देता है, जहाँ से हम नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन और छोड़ देते हैं, या तो समय कम होने के कारण, या तो हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है हिंदी में, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों की ज्ञान ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना, उनसे आपसे यानी जो भी कविता कहानी दी गई होगी उसका एक सारांश दे दिया जाएगा। अनुवाद के लिए भी पूछा जा सकता है। गद्य और पद्य के उच्चारण, लय, उतार चढ़ाव बोलना, ये सब चीज़ों से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। मौखिक और लिखित भाषा क्या होती है, ये भी आपसे पूछेगा। गद्य पद्य में वाक्य, विराम चिन्हों और समान ध्वनियों के बारे में पूछेगा। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि 4th सेमेस्टर में भी पूछा गया था और आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल पूछेगा। मौन वाचन क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और उनकी भाषा कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी है। बहुत कम सिलेबस है, क्योंकि 1 ही घंटे का आपका पेपर ही होता है। अब हम बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भी इसी तरह बहुत कम शॉर्ट में ही क्वेश्चन आते हैं। 1 ही घंटे का पेपर होगा। इसमें भी वही है, थ्योरेटिकल ऑप्टिक्स में अगर पढ़ेंगे, एस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो लैंग्वेज, गेम है, ऑडियो वीडियो मेथड है, विथ रिलेवेंट नेम, एनिमल्स, वर्ड, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। फिर ओरल प्रैक्टिस कराना होगा, बच्चों को कैसे कराएंगे उन सब चीज़ों के बारे में
जैसे आपसे पूछ लेगा आपको, फिर आपको वर्ड यानी कि हैंड राइटिंग, फिर आप ग्रामर में चले जाइए, सेंटेंस में काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछ लेगा, क्लासरूम, सेल्फ इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा। जो कि क्वेश्चन आपका कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपको फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, टीचिंग मेथड देख लीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन में जैसे आपको एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में कुछ चीज़ें मिसिंग कर देगा और उस मिसिंग पार्ट को आपको फिल करना होगा। तो जेंडर में आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। फिर प्रोनाउन आपको पढ़ना होगा, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके इंग्लिश का सिलेबस, नीचे और भी दिया गया है, ये सारा सिलेबस आपका है जो कि नाउन है, आर्टिकल है, वर्ब है, ये सब आपको चीज़ें देखनी है। ये आपको टोटल सिलेबस हो गया आपका क्या, ये टोटल सिलेबस आपका हो गया इंग्लिश का। तो ये आपका क्या हो गया इंग्लिश का। तो आपके जो 7 पेपर होने थे वो 7 पेपर का डिटेल में आपको सिलेबस डिस्कस करा दिया गया। सिलेबस को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करिएगा। पेपर की जो कंडीशन है 1 to 2 ही नंबर का पेपर आता है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। तो ज़्यादा आपको डिटेल में यानी कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, 2.5 से 3 लाइन में लिखना होता है, मैक्सिमम 5 लाइन लिखना होता है। सोशल स्टडी की बात अलग होती है थोड़ा, बाकी सब में इसी तरह लिखना होता है। तो ये देख लीजिएगा, बाकी क्लासेस जैसे कंटिन्यू होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर क्लासें आपको जो मिलेंगी वो आपको क्लियर होती जाएंगी और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कब कौन सी क्लास हुई है, ठीक है।